हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कलीम। आपको दूंगा आज फिजिक्स का डोज, जिसको पढ़ के हो जाएंगे आप मदहोश। मदहोश वाला वैसा वाला मदहोश नहीं, अच्छा फीलिंग वाला, जिससे आ जाएगा आपको फिजिक्स पढ़ने का जोश और आपको लगेगा बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये कोर्स। तो हम आज चलेंगे क्लास 11th के फिजिक्स की तरफ, जिसमें लेक्चर नंबर इसका 2 है। आज जो डेट है वो क्या है? 10 तारीख है। एक तारीख है, 10वां महीना आज से चालू हो रहा है। तो जैसे कि हम बताए थे आपको पिछले कक्षाओं में कि कल मैंने जो क्लासेस ली थी उसमें आपको बताया था दैनिक जीवन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल। गति का नियम जो चल रहा था, गति का नियम जिसका जो टॉपिक चल रहा था कौन सा? लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम, याद तो होगा आपको। इसका जो लेक्चर नंबर है आज 2 चलेंगे और आज बताएंगे और क्या क्या घटनाएं जो दैनिक जीवन में घटती है। उम्मीद करता हूं कल जो आपको वीडियो भेजा था मैं वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करिए। अब प्यारे बच्चों, आप समझ जाइए कि आपके साथ मैं जुड़ गया हूं, आप मेरे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए इसके लिंक और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करिए। अब आ गया है फिजिक्स को दूर करने के लिए आपका होस्ट और दोस्त कलीम, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और एंटरटेन होते रहिए फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते, और पढ़ते जाइए और ज्ञान अर्जन करते जाइए। और सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आप नोट्स बनाना है। आप नोट्स बनाइए मेरे साथ, कॉपी और पेन को पकड़ के बैठिए। मैं जैसी जैसी बातें कहते जा रहा हूं मैं नोट करते, जब देखते जा रहे हैं मेरे बोर्ड पर, और आपको नए नए टाइप के, एक डिफरेंट टाइप का आपको नोट्स बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपको बहुत ही आनंद आएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि कब आपके नोट्स बनने शुरू हो गए और नोट्स कितने सारे बन गए हैं। तो आप आधा ज्ञान यहीं से लेंगे, पूरा ज्ञान कॉपी से लेंगे और पूरा ज्ञानी हो जाएंगे। फिर लास्ट में देखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि वाह क्या नंबर आया है। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ अपने होस्ट और दोस्त कलीम के साथ और लीजिए फिजिक्स सब्जेक्ट का आनंद। फिजिक्स बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, जो हमारे नेचर में जो जुड़ी हुई बातें हैं उनको खोद खोद के हम निकाल रहे हैं और दैनिक जीवन में जो घटनाएं दिख रही है उसका अध्ययन कर रहे हैं। यही तो है। कौन सी बड़ी चीज है? कठिन है? नहीं है, बहुत ही सरल है। तो चलते हैं हम। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेखी संवेग संरक्षण का नियम। तो रेखी संवेग संरक्षण का जो हमारा नियम है इसके बारे में हम चलेंगे। रेखी संवेग, पहले हमने संवेग पढ़ा था, उसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो रेखी संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वो बोलता है यदि किसी निकाय या सिस्टम पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल की अनुपस्थिति में क्या होता है? जब बाह्य बल नहीं लगता है तो उसका संवेग संरक्षित रहता है, उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। इसके अंतर्गत हम 2-4 बातें करेंगे और इसमें जब हम बताएंगे, देखिए हमने लिखा भी है, जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का, संपूर्ण निकाय का रेखी संवेग क्या होता है? नियत रहता है या संरक्षित। नियत का क्या मतलब है? हर स्थिति में हम नहीं बदलेंगे। जैसे अब बोलता है अंबुजा सीमेंट, चाहे बारिश आए, चाहे सर्दी आए, चाहे धूल दस्त आए, हर समय हम खड़े ही रहेंगे अंबुजा सीमेंट, बस कांस्टेंट, यही है कांस्टेंट। चाहे कितना भी है, आप कितने भी बोल दें, हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत ढीठ है यार, ये तो इसको बोलने से भी नहीं सुनता है, समझता ही नहीं। यही है कांस्टेंट, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भौतिक राशि में होता है। कैसे होता है? जब पद्धतियां बदलती हैं, CGS होगा तो बदलेगी, SI हो जाएगा तो बदलेगी, FPS होगा तो बदलेगी। पद्धतियां बदलने पर बदलती है, जैसे मीटर का सेंटीमीटर बदल रही है ना, तो ये भौतिक राशि में। तो चलेंगे हम कहाँ?
रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की ओर। इसके अंतर्गत जब मैं बोलूंगा उत्पत्ति करेंगे, इसका जो हमने कहा है उत्पत्ति करेंगे। तो कैसे उत्पत्ति करेंगे? मान लेंगे एक कण निकाय के लिए, एक कण निकाय के लिए देखिए, एक कण के मतलब एक पार्टिकल के बारे में बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो क्या उस निकाय का क्या रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो हम तो जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी होता है, ये भी याद होगा। तो यदि अब कहा नियमानुसार, क्या कहा कि F इज इक्वल टू 0 बाह्य बल अनुपस्थित होता है। प्रश्न इसी ने कहा, भाई मैंने नहीं कहा, देखो बाह्य बल ना लग रहा हो, अर्थात एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल नहीं लगेगा, तो क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। तो डेल पी इज इक्वल टू 0, सो पी इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे सबको मैंने भगा दिया, तिर्यक गुणा कर दिया है, तो क्या हुआ, बाह्य बल की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। 0 तो नियत ही है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो यही संरक्षित है भैया, यही मान संरक्षित हो रहा है। तो इसको हमको आगे देखना है। तो ये एक कण निकाय के लिए था। फिर मैंने कहा द्विकण निकाय के लिए दूसरा, दो कण निकाय के लिए तो हम तो जानते हैं, ये देखिए पहले वस्तु के सापेक्ष, देखो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को ही पकड़ना है ना। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या था, यही वाला, F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। तो अब क्या बताया, पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल। कैसे पढ़ते हैं देख लो, पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल अर्थात डेल पी वन अपॉन डेल टी, समीकरण नंबर 1। फिर कहा दूसरे वस्तु के सापेक्ष पहले वस्तु पर लगने वाला बल इज इक्वल टू डेल पी 2 अपॉन डेल टी हो गया। फिर हमने बताया भाई न्यूटन के गति का तृतीय नियम से, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से क्या था, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बराबर होती है, याद है ना। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ये था, याद करिए था। तो हम क्या कर देंगे, इस पे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल P1 अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू माइनस डेल P2 अपॉन डेल टी। अब हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर किया तो क्या हो गया, डेल पी अब क्या होगा, डेल टी एलसीएम निकल के पक्षांतर हो जाएगा 0 की तरफ। जब 0 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात हमने क्या किया, डेल टी लसा लिया, P1 प्लस P2 कहा इज इक्वल टू 0, सबको 0 की तरफ भगा दिया, डेल को डेल टी को, तो क्या बचा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। अर्थात P1 प्लस P2 इज इक्वल टू नियतांक अर्थात कांस्टेंट। क्या बता रहा है यहां पर, अब मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, अब आपको पता चल रहा है भैया 0 का मतलब यहाँ पर भी 0 आया और यहाँ पर भी 0 आया, मतलब एक कण निकाय भी रहे तो भी रेखीय संवेग संरक्षित रहता था, संरक्षित या नियत रहता है। तो 0 यहाँ पर भी आया, 2 कण के निकाय के लिए भी क्या आया, 0 आया, 3 कण के निकाय के लिए भी क्या आएगा, 0 आएगा, बहुत सारे कणों के निकाय के लिए भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अर्थात यही तो नियम था कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो हमने बता दिया, जब एक कण के बारे में बात किया तो भी वही मान आया, जब 2 कण के बारे में बात किया तो वही आया। अब आप देख सकते हैं
क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। इजी है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही तो नोट्स है, बस मैंने बताते जा रहा हूँ, फटाफट नोट करते जाइए। यही तो नोट्स है, अपने अपने लेवल पे बनाइए, इसको अपने तरीके से बताइए, अच्छे से बनाइए, समझ के बनाइए, ठीक है। चलिए हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आवेग और संवेग में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो हम तो आपसे पहले पूछेंगे कि आवेग क्या होता है, जो हमने कल पढ़ाया था, याद होगा। आवेग क्या होता है? आवेग फिर से हम बताएंगे कि आवेग किसी वस्तु पे सूक्ष्म समयांतराल के लिए जब बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। फिर बताया संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। लेकिन यहाँ परिवर्तन शब्द का आया प्रयोग है, चेंजेस, डेल पी, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? डेल पी। तो हम क्या कहेंगे? माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, क्या बताएंगे इसके चित्र के, अर्थात इसके माना के अनुसार, इसके आधार पर बताऊंगा। F = m है तो पहले लिख लेता हूं। चलिए इसको देखकर अब हम अगर माना की बताएंगे तो क्या होगा? माना कि m द्रव्यमान की कोई क्या है? वस्तु है जिस पर F बल लगाया जाता है। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर कितने समय के लिए? डेल टी समय के लिए F बल आरोपित किया जाता है। तो उसका जो वेग होता है u से क्या हो जाता है? v हो जाता है। u से, अर्थात u प्रारंभिक था, या ऐसा भी कह सकते हैं अपने माना कि m द्रव्यमान का वेग है जिसका प्रारंभिक वेग u है, तथा जब डेल टी समय के लिए उस पर F बल आरोपित किया जाता है तो क्या हो जाता है? उसका वेग u से v हो जाता है। तो न्यूटन के यही बल है, यही आरोपित बल। तो F = क्या होगा? m। चूंकि हम जानते हैं a बराबर होता है डेल v अपॉन डेल टी, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो डेल v अपॉन डेल टी, डेल v अपॉन डेल टी। तो यहां पर क्या किया? चूंकि डेल v का क्या मतलब? वेग में परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक। देखो डेल का मतलब होता है परिवर्तन, अगर वेग लगा दो तो वेग में परिवर्तन, त्वरण लगा दो तो त्वरण में परिवर्तन, और संवेग लगा दो तो संवेग में परिवर्तन। तो मेरे को यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? वेग दिखाई पड़ रहा है। तो वेग है तो अंतिम वेग, मैंने अभी माना में बताया था कि प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। तो v - u, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहाँ पर हम उसको पुट कर देंगे, m क्या? v - u अपॉन डेल टी। अब क्या दिखेगा आपको? हमने इसको गुना कर दिया, F डेल टी = m, अंदर में गुना किया, mv - mu। अब यहाँ पर यह भी देखा भाई, द्रव्यमान गुना वेग है, और द्रव्यमान गुना वेग बराबर क्या? द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग होता है, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये अंतिम संवेग होगा अर्थात P2 हो जाएगा, माइनस ये प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अर्थात फिर से क्या? संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन अर्थात डेल पी। तो ये टाउ डेल टी, और चूंकि हम जानते हैं, चूंकि F = F डेल टी = टाउ, तो टाउ बराबर क्या होता है? आवेग। और ये क्या बता रहा है? संवेग में परिवर्तन। तो कभी कभी बोल देता है, सिद्ध कीजिए किसी वस्तु का आवेग उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये दिख रहा है, किसी वस्तु का आवेग, किसी वस्तु का आवेग उसके संवेग परिवर्तन के
बराबर होता है। चेंजेस ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू, ठीक है, आवेग किसके परिवर्तन के, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आप देख सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, माना कि द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिस पर क्या, जिसका प्रारंभिक वेग u है, फिर बताया हमने डेल u है, डेल t समय के लिए जब उस पर F बल आरोपित किया जाता है तो उसका वेग u से v हो जाता है। तो वह बल कौन सा था, ये था। फिर a को मैंने वेग के रूप में बदला, फिर वेग को मैंने परिवर्तन के रूप में बदला, फिर मैंने अंदर गुणा किया, तिर्यक गुणा किया और कैलकुलेशन किया और मैंने ले आया। सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, टाउ हो जाता है और ये परिवर्तन, मतलब यही मान लाना रहता है। आपको जब आपको क्या करना रहेगा, आपका जब डेस्टिनेशन आपको पता रहेगा ना कि मुझे करना क्या है, जब तक आपको पता नहीं रहेगा आप कैसे करेंगे। मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। क्या मेरा दोस्त गणित लिया तो मैं गणित लिया, क्या मेरा दोस्त बायोलॉजी लेगा तो मैं बायोलॉजी लूंगा। मैं दोस्त के हिसाब से क्यों चल रहा हूं, मैं अपने हिसाब से चलूं। तो मुझे डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। इसलिए मेरे को पता था टाउ इज इक्वल टू डेल पी लाना है, मेरा डेस्टिनेशन पता था, इसलिए मैंने क्या किया, ले आया। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन, देखिए रॉकेट उड़ा रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको। ये दिवाली में उड़ाने वाला रॉकेट नहीं है ना, ये दिवाली में उड़ाने वाला रॉकेट नहीं है। हाँ, लेकिन लगभग इसी के थोड़ा सा लाव पे चलता है वो भी, लेकिन वो किसी के भी घर में घुस जाता है। ठीक है, तो कभी कभी इमरजेंसी अवस्था में भी कहीं ना पहुंच जाए, इसलिए अभी दिवाली आने वाली है। अभी तो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे वो प्रदूषण है वो क्या हो गए हैं, थोड़ी से दुरुस्त हो गए हैं, तो हम और प्रदूषण ना फैलाएं। हाँ, लेकिन जितना आवश्यक है लगता है उतना जलाएं, जरूर जलाएं, सुरक्षित जलाएं। तो चलते हैं हम रॉकेट नोदन की तरफ। क्या होता है रॉकेट नोदन, रॉकेट नोदन किसे कहते हैं, ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो रॉकेट नोदन क्या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या बताया, रॉकेट नोदन एक ऐसी युक्ति है जब क्या होता है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो, जब क्या करते हैं, ईंधन कक्ष में जब ईंधन को जलाया जाता है ना, तो ईंधन को जलाया जाता है तो जेट नली से तीव्र गति से गैस नीचे की ओर लगती है, हमारे धरती पर, हमारे जमीन पर प्रेशर करती है, और जिसके कारण क्या होता है, दबाव लगता है और बल नीचे की ओर लगता है, जिसके कारण क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यहाँ गति का तृतीय नियम भी समझ सकते हैं, क्रिया नीचे गैस के द्वारा जेट नली से। अब बोलेंगे जेट नली बहुत सूक्ष्म रहती है, बहुत कम छिद्र वाली रहती है, अर्थात छेदा इतना छिद्र कम रहता है, उसमें प्रेशर। देखें आपने बर्नौली का प्रमेय जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखना, जब आप नल में जैसे पानी डालते हैं ना, खासकर आप कहीं पर पानी डाल रहे हैं, पौधों में जब पानी डालते रहते हैं तो क्या करते हैं, जो नॉर्मल पाइप रहते हैं उसको एक तरफ से दबा देते हैं, और दबाते हैं तो क्या होता है, पानी बहुत दूर तक फेंकाता है। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या कर दिया आपने,
कम कर दिया। क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब क्या होगा, अधिक होगा और पानी दूर तक फेंकाता है। वही होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर जो इसका जेट नली का जो छिद्र होता है बहुत तीव्र, बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, जिसके कारण ईंधन से जब ईंधन कक्ष में जब ईंधन को जलाया जाता है ना, तो उससे जो गैस निकलती है वो गैस तीव्र गति से, देखना जब PSLV या अभी लॉन्च हो रहा था चंद्रयान के बारे में आप पढ़ रहे थे, जब लॉन्च हो रहा था तो आप देखेंगे जो लॉन्च होता है या टीवी में देखा होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा, जो वो काल्पनिक रहता है, वो नीचे से बहुत जोरदार क्या करते हैं, गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और गैस रिलीज करते हैं तब वो धीरे 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 जितना प्रेशर रहेगा वह धीरे 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 क्या होता है, ऊपर जाता है। तो रॉकेट नोदन में क्या होता है, ईंधन को जलने की दर नियत होती है और निश्चित अनुपात में जेट नली से क्या होता है, गैस नीचे जाते जाता है, नीचे जाता है और धीरे 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 रॉकेट नोदन ऊपर की ओर, रॉकेट ऊपर की ओर जाते रहती है और वह अप लॉन्च करती है। मुख्यतः आपको बता दूं, जो इसके सेगमेंट होते हैं ना, देखो इसका निकलने का अब क्या हो जाएगा, इसके द्रव्यमान में निरंतर कमी होगी। F इज इक्वल टू MSA, तो F, ठीक है, F अपॉन M इज इक्वल टू A, जहां पर क्या हो जाएगा, F कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से समझिएगा, बेसिक बात बता रहा हूं। ये देखिए, तो जैसे जैसे ईंधन का मात्रा खत्म होते जाएगा, रॉकेट का द्रव्यमान कम होते जाएगा, अर्थात रॉकेट हल्की होते जाएगी, और हल्की होते जाएगी अर्थात वेग में परिवर्तन होगा, स्पीड बढ़ते जाएगा रॉकेट का, अर्थात वेग में परिवर्तन होगा, तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा। क्योंकि अगर वेग नियत रहेगा तो त्वरण कभी उत्पन्न नहीं होगा, तो वेग में परिवर्तन होना चालू हो जाता है। तो जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, त्वरण अर्थात द्रव्यमान में कमी होती है। किसके, ईंधन के, ईंधन में कमी होगी। अगर मैं मान लिया जाए, मैं बाइक है, अगर मैं अपने कार में क्या है, हमारा कार 200 किलो का, अगर मैं 100 किलो का क्या कर लूँ, उसमें बोझा और 100 मतलब मान लिया जाए 200 किलो का है, और अगर 20 लीटर में पेट्रोल अगर डलवा दूँ उसमें, अगर पेट्रोल वाली कार है, तो 20 किलो जैसे पेट्रोल जलते जाएगी वो हल्की होते जाएगी। वैसे ही यहाँ पर ईंधन जलते जाता है। 3 सेगमेंट रहते हैं, आपको बेसिक बता दो, इसके 3 सेगमेंट रहते हैं। जैसे ईंधन जलता है ना, तो उसका सिलेंडर है ना, वह क्या है, टूट कर गिर जाता है। अब बोलोगे सर टूट कर गिर जाता है तो फिर मानव जीवन को क्षति, हाँ, इसलिए जितने भी जो प्रक्षेपण केंद्र है, जितने भी रिसर्च सेंटर है, वो समुद्र किनारे बने हुए हैं, ताकि जब सिलेंडर गिरेगा तो कहाँ पर आकर गिरेगा, वह समुद्र पर ही गिरेगा, जिसमें जन धन की हानि नहीं होती। तो बताया कि जब ईंधन कक्ष में क्या किया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है, तो जेट नली से क्या होता है, तीव्र गति से गैस निकलती है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है, तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब ईंधन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो क्या होता है, तो जेट नली से वो गैस तीव्र गति से निकलती है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। इसके द्रव्यमान में एक नियत वेग से ऊपर गैस जलती है, उसका नली से जो गैस निकलती है नियत वेग से निकलती है, जिससे एक समय के पश्चात उसके द्रव्यमान में कमी होती है, और द्रव्यमान में कमी होने के कारण उसके त्वरण में निरंतर परिवर्तन होते जाता है। और द्रव्यमान में कमी का मतलब वेग में परिवर्तन, अर्थात वेग तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए जा रहा है, और उसके बाद उसके त्वरण में भी परिवर्तन होता है। तो यही कहलाता है रॉकेट नोदन। तो अब हम चलेंगे इसके व्यंजक की तरफ। आपसे उम्मीद करता हूं इसको समझना, यहीं पे बताते हैं इसको। हाँ, चलते हैं, व्यंजक की तरफ चलूंगा इसके। व्यंजक क्या है, इसका व्यंजक, उसकी तरफ चलते हैं। मान लेते हैं, माना कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान कैपिटल M0। देखिए,
प्रति सेकंड निकलने वाली गैस की मात्रा के बारे में बताएंगे। प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल टी। प्रति सेकंड मतलब मान लिया जाए अगर 1 सेकंड में अगर वो 10 ग्राम जल रही है, 2 सेकंड में 20 ग्राम, 3 सेकंड में 30 ग्राम, 40 सेकंड में 40 ग्राम, तो टी सेकंड में टी ग्राम जलेगी, है ना। तो टी समय में तो कैसे होगा, तो टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दूं, डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी। इंटू टी क्यों किया गया है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड के लिए हुआ। अगर 2 सेकंड मान लिया जाए, 1 सेकंड में 10 ग्राम जला, तो 2 सेकंड में 10 दूनी 20, 2 से गुना हो जाएगा। 3 सेकंड में 10 तिया 30, 4 सेकंड में 10 चौक 40, 5 सेकंड में 50 ग्राम, तो टी सेकंड में 10 गुना टी, 10 टी ग्राम। ठीक है, क्योंकि टी का मान हमको डिफाइन नहीं है तो बताया। अब बता लीजिए पूरा जब यहाँ रॉकेट था, ये रॉकेट मान लिया जाए 500 ग्राम का, 500 किलोग्राम का था, मान लिया जाए कह रहा हूँ ना, 500 किलोग्राम का था, और उसमें क्या कर दिया गया, ईंधन को जला दिया गया। कितने ईंधन को जलाया गया, कितनी मात्रा में ईंधन को जलाया गया, कितनी मात्रा में जलाया गया, मान लिया जाए 50 ग्राम जला दिया गया। तो क्या करेंगे, 500 माइनस 50, कितने समय 50, मान लिया जाए 5 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद। तो मैं टी के बारे में बात कर रहा हूं तो बोलूंगा टी सेकंड बाद पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अब रॉकेट तो पहले क्या था, शुरू में m0 था, अब इतना ईंधन जल गया भैया कितने समय में, टी समय में। देखो ना, मतलब टी सेकंड, तो मैंने भी तो टी सेकंड कहा, अर्थात यहाँ पर मान लिया जाए 500 का था, 15 मिनट बाद वह क्या हो गया, 50 किलोग्राम जल गया। तो 500 माइनस कितना हो जाएगा, 50 मतलब 450, अर्थात ईंधन क्या होते जा रहा है, रॉकेट क्या होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। और हल्का होते जा रहा है इसका मतलब डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी, यही चीज़ तो हुआ। तो टी समय पश्चात क्या हुआ, रॉकेट का द्रव्यमान, अर्थात ये एक यूनिवर्सल फार्मूला बन गया। अगर 1 रखेंगे तो 1 सेकंड बाद क्या स्थिति है, 2 मिनट रखेंगे तो 2 मिनट बाद क्या है, 4 मिनट बचेंगे 4 मिनट बाद क्या होगा, क्योंकि रॉकेट का द्रव्यमान तो कांस्टेंट था, लॉन्च करने से पहले हमने उसके वेट को तो बता दिया था, इसलिए क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमने कह दिया क्या, कि माना कि रॉकेट का जो द्रव्यमान था, ये जो था टी समय पश्चात जो निकल रहा है उसके बारे में तो हमने बता दिया। अब यदि कभी सूक्ष्म समय अंतराल में, सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में, सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में, ठीक है, रॉकेट के वेग में परिवर्तन, रॉकेट के वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल वी कह दिया मैंने। रॉकेट के बारे में बात कर रहा हूं जी, देखिएगा संवेग संरक्षण का नियम यहां पर लगने वाला है। तो यदि क्या है, डेल एम मात्रा एक समान वेग, जो मात्रा निकल रही है वो किससे निकल रही है, जो डेल एम की जो मात्रा है वह क्या हो रही है, उसको निकलने में जो समय लगा है वो डेल टी है, लेकिन मात्रा किस वेग से निकल रही है, यू वेग से निकल रही है, मात्रा यू वेग से निकल रही है। किसके बारे में बात कर रहा हूं, यहां से जो बात किया हूं ये गैस के बारे में बात कर रहा हूं। गैस जो निकल रही है ना जेट नली से, उस गैस के निकलने की मात्रा डेल एम, जिसका एक नियत जो वेग है यू है, एक नियत वेग यू से निकल रही है। तो हम जानते हैं क्योंकि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण से क्या, रॉकेट का संवेग बराबर क्यों, गैस का संवेग,
ये कौन सा गैस जी? निकलने वाली गैस ना, निकलने वाली गैस का संवेग जो यहां से निकल रही है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है पूरा रॉकेट? गैस, ईंधन जल रही है तो गैस निकल रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो रॉकेट का संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो रॉकेट का द्रव्यमान क्या था? m0 माइनस डेल टी अपॉन डेल टी इंटू टी डेल वी अपॉन डेल टी, सॉरी थोड़ा सा, क्या था? m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी था, इंटू वेग, मतलब वेग में परिवर्तन। मैंने कहा था कि सूक्ष्म समयांतराल में रॉकेट के वेग में परिवर्तन कितना था? डेल v था। तो यहाँ पर गैस का संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तो मैंने कहा था संवेग क्या था? डेल m था, और इसका u, ठीक है, वेग यहां पर लिख दिया था मैंने। अब मैंने क्या किया? दोनों पक्षों में डेल टी का भाग किया, और जब भाग किया तो क्या पाया? m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी, और डेल v अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल m अपॉन डेल u इंटू u, डेल टी इंटू u। अब हमने देखा, ये दिख रहा है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, क्योंकि इसके त्वरण हेतु ही व्यंजक निकालना पड़ता है। किसके लिए व्यंजक निकालते हैं हम? त्वरण हेतु। तो हमने पाया, इसको कह दिया वेग इज इक्वल टू क्या होता है? a। तो मैंने a को यहां रखा, इस सब को वहां पर पक्षांतर कर दिया, डेल m अपॉन डेल टी इंटू क्या? u अपॉन, ये पूरा बटे में आ जाएगा m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी। यही होता है रॉकेट नोदन के त्वरण का सूत्र जो हमने प्राप्त किया, देख सकते हैं। सबसे पहले रॉकेट के बारे में बताया कि रॉकेट क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब रॉकेट से, जब ईंधन कक्ष में ईंधन को जब जलाया जाता है, ठीक है, तो जेट नली से क्या करती है? उष्मा, जो ऊर्जा, जो गैस होती है, तीव्र गति से निकलती है, जिससे नीचे की ओर दाब लगता है और ऊपर की ओर क्या लग जाता है? ऊपर की ओर रॉकेट हमारा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? जिससे क्या होता है? इसके द्रव्यमान में, ईंधन का जब ईंधन जल रहा है तो इसके पूरे द्रव्यमान में कमी होता है, जिसके कारण इसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर बल नियत रहता है F, यहाँ पर 1/m समानुपाती a, अर्थात द्रव्यमान जैसे जैसे कम होते जाएगा, त्वरण के मान में वैसे वैसे वृद्धि होते जाएगी। तो ये था हमारा रॉकेट नोदन। फिर मैंने बताया, एकदम सीक्वेंस में बताने का कोशिश किया है, आप देख सकते हैं, और कैलकुलेशन को समझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके लिए ना शर्त पूछता है, त्वरण के अधिक होने के लिए शर्त बताइए। तो यदि कह दिया भाई कि डेल एम अपॉन डेल टी, मतलब ईंधन के जलने की दर यदि तीव्र होगी, डेल एम अपॉन डेल टी का मान अधिक होगा, अर्थात ईंधन के दहन की दर जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा? त्वरण भी अधिक होगा। समानुपाती संबंध दिखला है। और ईंधन से, जेट नली से, दूसरा यू के बारे में बता दूं, जेट नली से गैस जितनी तीव्र गति से बाहर निकलेगी उतने ही तीव्र गति से निकलेगी, अर्थात वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण में भी वृद्धि होगी। और दो शर्तें आप लिख सकते हैं। कभी कभी पूछता है कि रॉकेट नोदन से क्या समझते हैं, इसके शर्त लिखिए, तो ये दो शर्त आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका त्वरण के लिए व्यंजक, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्या? रॉकेट नोदन, जिसको हमने बताया कि रॉकेट नोदन क्या होता है, और इसके बारे में हमने गणना किया।
और आगे चलेंगे हम। इसके बाद हमारा संगामी बलों संगामी बलों का संतुलन की तरफ हम चलेंगे। हमारा संगामी बलों का संतुलन होता क्या है? क्या होता है? जब दो या दो से अधिक बल किसी बिंदु पर कार्य करते हैं, जब दो या दो से अधिक बल किसी बिंदु पर कार्य करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संगामी बल कहते हैं। और तथा किसी बिंदु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी, यदि सभी बिंदुओं का परिणामी किस कार्य होता है तो उसका यदि परिणामी क्या हो जाता होगा? शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संगामी बलों का संतुलन कहते हैं। अब आप देखेंगे, फिर से हम बात करते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक बिंदुओं, जब बल क्या करते हैं, एक बिंदु पर कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संगामी बल कहते हैं। लेकिन जब इनका परिणामी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और जब जीरो हो जाता है तो इसे ही हम क्या कहेंगे? संगामी बलों का संतुलन। अर्थात देख लीजिए, यहाँ पर डायग्राम से मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करता हूँ। ये जो डायग्राम है, यहाँ पर जब ये तीनों बल, दो या दो से अधिक बल जब तीनों मिल रहे हैं ना, इस तीनों पर यहाँ पर जब एक बिंदु पर केंद्रित हो रहे हैं, और जब केंद्रित होते हैं तो वहाँ पर जो बल कहलाता है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? संगामी बल कह रहे हैं। तो यहाँ पर और आगे बढ़े, तथा बोला किसी बिंदु पर बलों का परिणामी, सभी बलों का परिणामी क्या होता है? जीरो होता है, शून्य हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बलों का संतुलन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लगभग 12th में आपके काम आता है, लेकिन मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ। स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान वाला एक चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स में है, जो ओल्ड सिलेबस में अभी ऐड नहीं हुआ है शायद, और बहुत सारे जगहों में चल रहा है, शायद NCERT में भी चल रहा है। इसलिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया हूँ। अगर इसको नहीं भी बताता तो चलता। तो आज जो हमने पढ़ा है और बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, उसको समझिए, उसको आप अच्छे से करें, उसको अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके वीडियो को बनाएं। और प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। जो ये डोज दिया जा रहा है आपको, आप एकदम बढ़िया से आप पढ़ते जाइए। और फिजिक्स के लिए टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स का टेंशन कलीम सर ने ले लिया है। और आप सिर्फ अच्छे से स्टडी करिए, कॉपी पेन पकड़िए और नोट्स बनाते जाइए, और देखिए आपका रिजल्ट फिर कैसे बहुत ज़बरदस्त आता है। और जो भी है, अब आपको जो वीडियो होंगी पूरी सीरीज में मिलेंगी, 1 by 1, एक टॉपिक वाइज मिलेंगी। आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, पूरे चैप्टर वाइज मिलेंगे। 1 चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और फिर लास्ट में देखिएगा आपका रिजल्ट कैसा आता है। हाँ, बुक की बारीकियों को पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त करीम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।